श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं को व प्रिय विद्यार्थियों को विपिन वर्मा की ओर से प्यार भरा राधे राधे। नमस्कार। अभी तक वास्तु के सिलेबस में हम दिशाएं, ग्रह, देव तक पढ़ चुके हैं। ब्रीफिंग भी मैंने कर दी थी। आगे लेके चलते हैं एक और हेडिंग। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो दिमाग में मुझे जैसा फील होता है कि 3 कॉपी बनने लगती हैं। पहली, जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में एक पिक्चर क्वालिटी बन जाती है कि वो पिक्चर बनाता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया कि हम जिज्ञासा की वजह से पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं। दूसरा, डाउट वाला शुरू हो जाता है। और तीसरा, जब पढ़ते जाते हैं तो वो दोनों में से कोई एक कहीं कहीं पे करेक्ट होता जाता है। तो तीसरा अलग से एक फोल्डर बन जाता है जिसमें चीज़ें संकलित होती जाती हैं। इसी क्रम में हेडिंग लिखेंगे, भौगोलिक दिशा सूचक यंत्र या प्राकृतिक यंत्र। जब अलग अलग पिक्चरें बनती हैं और वो अनजानी सी होती हैं तो पता नहीं होता। जैसे कोई कभी पहाड़ों पे नहीं जाए तो उसको रोमांच फील होगा, पर किसी ने पहाड़ों के एक्सीडेंट्स देखे हों तो उसे वो सीन भी मन की स्थिति उसे दिखा देगी और वो सशंकित सा रहेगा। रोमांच तो अपनी जगह है, पर दूसरे वाले व्यक्ति को एक्सीडेंट्स की भयावहता भी पता है। तो जो पहली बार जा रहा है उसे अच्छा लगेगा वहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उन्हें देखना, कैप्चर करना, और वहाँ का लोकल पहनावा, लोकल बोलचाल, लोकल व्यक्ति, लोकल का नेचर देखना, लोकल का खान पान देखना, सब कुछ उसे रोमांचित करेगा। पर कहीं ना कहीं उसे जो वहाँ का निगेटिव है उसे भी समझना पड़ेगा। तो लखनऊ से पहाड़ों तक की बात इसलिए हुई कि अब हम अंतरिक्ष तक बात को लेके जाएंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे वास्तु हमारे जीवन को चमत्कृत करता है। भौगोलिक दिशा सूचक यंत्र या प्राकृतिक यंत्र, ये हेडिंग है आपकी। और इसमें लिखना है, आकाश में या अंतरिक्ष में हमें लाखों तारे एक साथ चमकते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं में से कुछ तारे पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हैं और उन सब में से एक तारे का नाम है ध्रुव। आकाश में ध्रुव तारा उत्तर की ओर होता है, जिसे पहचान व सूर्यदेव की चाल व स्थिति को भी अनुमानित करके हम दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे जापान देश में हांगकांग शहर की दिशा देखकर उसके सृजन का अनुमान लगाएं, पर
यह समझ में आता कि हांगकांग शहर वास्तु की वास्तविक नियमों पर काफ़ी हद तक सटीकता के करीब है। ऐसा जानकर वास्तु के नियमों से सत्यता प्रमाणित होती है और हांगकांग की खुशहाली व संपन्नता की वजह वास्तु शास्त्र ही है। भौगोलिक दिशा सूचक या यंत्र या प्राकृतिक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र आप जानते हैं, कंपास उसे बोलते हैं, जिसमें एक सुई होती है। मैग्नेट और आयरन के जरिए वो नॉर्थ में ही घूम के पहुंच जाती है, उसका डायरेक्शन नॉर्थ ही रहता है। अभी उसको ही हिंदी में दिशा सूचक यंत्र बोला गया है। अब ये दिशा सूचक यंत्र तो उत्तर दिशा दिखा देता है, हम समझ जाते हैं कि ज़ीरो पर सुई का आ जाना या किसी भी डिग्री का सुई के सामने आ जाना, सुई के डायरेक्शन को जो वहाँ पे बना रहता है ना, तो वो एंगल जो है, वो एरो का जो पॉइंट है, उसको ज़ीरो ही नॉर्थ डिग्री में ही कंसीडर किया जाता है, उसे नॉर्थ ही माना जाता है कि जब भी सुई जिस भी दिशा में घूम के जाएगी उधर उत्तर है। तो अब ऐसी वाली स्थिति को अगर हम समझना चाहें बिना दिशा शक्ति बिना दिशा सूचक यंत्र के, बिना कंपास के, तो कैसे जानेंगे। आकाश में या अंतरिक्ष में हमें लाखों तारे एक साथ चमकते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं में से कुछ तारे पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हैं और उन सब में से एक तारे का नाम है ध्रुव। आकाशगंगा, ब्रह्मांड, हमारी गैलेक्सी, सारा कुछ पृथ्वी से नहीं दिखता, पर जितने भी लोगों ने जो अभी तक रिसर्च किए हैं, उससे जो एक चित्र बन के आता है, उसमें हमें बहुत से तारे आंखों से तो दिखते हैं, पर वहाँ से पिक्चर साफ होके हमको मिलती है। अभी एक अंतरिक्ष बहुत दूर पहुँच गया है, तो वो सूर्य से भी फ़ोटो खींच के भेज रहा है और वहाँ की खींची हुई फ़ोटो पृथ्वी पर नासा तक आने में 27 दिन का समय लेती है। वैसी ही व्यवस्था में जब सभी तारों को नाम देकर सूचित करके एक चित्र हमें दिया गया, तो हम ध्रुव तारे को वहाँ पर देखते हैं और वो दिशा उत्तर होती है। आकाश में ध्रुव तारा उत्तर की ओर होता है, जो चमकदार तारा होता है और अपनी जगह नहीं बदलता, जिसे पहचान कर सूर्यदेव की चाल व स्थिति को भी अनुमान करके उसको पहचाना जा सकता है। हम दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। अगर हम उत्तर को समझ लें कि आकाश में ध्रुव तारा किस तरफ है, तो उसके अपोजिट साउथ दिशा दक्षिण हो जाएगी। और यदि हम अपने स्थान को ब्रह्म स्थान या हम अपने स्थान को जहाँ पर हम खड़े हैं उसको यदि हम सेंटर मान लें, तो हमारे सामने उत्तर, हमारे पीछे दक्षिण। यदि हम ध्रुव तारे को देखें, उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, तो ध्रुव तारे की तरफ उत्तर, हमारे पीठ के पीछे दक्षिण, हमारे बाईं भुजा की तरफ पश्चिम और हमारे दाईं भुजा की तरफ पूर्व दिशा दिखाई देगी, जिसका अनुमान हम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे जापान देश में हांगकांग शहर की दिशा देखकर उसके सृजन का अनुमान लगाएं, तो यह समझ में आता है कि हांगकांग शहर वास्तु की वास्तविक नियमों पर काफ़ी हद तक सटीकता के करीब है।
डिटेल में कैसे जानना है उसके लिए आपको जापान का नक्शा देखना चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ को विस्तृत तौर से गूढ़ता उसकी समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप उसके नज़दीक नहीं जा सकते। ऐसा जानकर वास्तु के नियमों से सत्यता प्रमाणित होती है और हांगकांग की खुशहाली व संपन्नता की वजह वास्तुशास्त्र ही है। शरीर में चक्र होते हैं, कुछ लोग 9 चक्र कहते हैं, प्लूटो को नहीं गिनते। कुछ लोग 10 चक्र कहते हैं, प्लूटो को गिनते हैं। 10 ग्रह भी होते हैं, प्लूटो को हटा दें तो 9 हो जाते हैं। तो ग्रहों की बात को, चक्र की बात को जब शामिल करेंगे तो हमारी बॉडी से वो ऊर्जा अलाइन होती है। सहस्त्रारा, थर्ड आई, थ्रॉटल चक्र, हार्ट चक्र, नाभि चक्र, उसके नीचे स्वादिष्ठान, फिर मूलाधार, फिर इंद्र, वरुण, यम। आप काउंटिंग करिए। सहस्त्रारा ये सिर के ऊपर, मध्य जो मस्तिष्क है उसके मध्य से जोड़ के चलते हैं। जहाँ पे बच्चा होता है छोटा, उसके सिर में एक हल्का सा दबता हुआ स्थान होता है, उसके ऊपर से सहस्त्रारा, थर्ड आई, माथे के बीचों बीच थर्ड आई, गला, गले में थ्रॉटल चक्र, थ्रॉटल होता है ना, बातचीत, आवाज़ निकलती है, मैं बोल रहा हूँ, थ्रॉटल चक्र, उसके नीचे हार्ट चक्र, हार्ट चक्र के नीचे नाभि, नाभि के नीचे आपका स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के नीचे मूलाधार, मूलाधार के नीचे इंद्र, वरुण और यम। इन सभी के ग्रह हैं। ये सभी ऊर्जा को खींचते हैं। बॉडी को ठीक से चलाने के लिए 3 इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ भी शरीर में हैं। काम कैसे करती हैं, देखने में कैसी होती हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये विज्ञान का सब्जेक्ट है, साइंस। आप सब्जेक्ट वाइज लेंगे तो आप पढ़ पाएंगे है कि बॉटनी क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बाकी और अंदर जाएंगे तो फिज़िक्स भी हमें सहायक होती है, ज्योग्राफी भी हमको लेके चलना है, विज्ञान में ही हमको जो और चीज़ें हैं टेक्निकल, उनको भी पकड़ना है। सभी चीज़ों का समावेश एनर्जी के रूप में माना गया है। पूर्व दिशा से सूर्य की एनर्जी आती है, उत्तर दिशा से पॉजिटिव एनर्जी आती है, पश्चिम दिशा से प्राप्तियां होती हैं, दक्षिण दिशा से हम दूरी बनाते हैं। दूरी बनाने का विशेष कारण वहाँ से आती हुई निगेटिव ऊर्जा है। पृथ्वी निरंतर घूमती है, बराबर सूर्य भी घूम रहा है, कहीं जा रहा है, शायद उसे गैलेक्सी का चक्कर पूरा करना है। हम अपनी पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य घूमता हुआ दिखता है, शायद सूर्य से देखें तो पृथ्वी घूमती हुई दिखेगी। अब पृथ्वी 2 तरीके से घूमती है, एक तो अपनी धुरी पे घूमती है और दूसरा सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे लगाने में उसे 365 दिन लगते हैं। ज्योग्राफी में भौगोलिक जो व्यवस्था है वो पढ़ाया जाता है भूगोल में। जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ग्रह किस तरीके से देश है, किस तरीके से
ज़िले हैं, किस तरीके से प्रदेश हैं, किस तरीके से शहर है, कैसे हम गूगल को पकड़ के अभी आराम से कहीं भी, जहाँ भी हम जाना चाहते हैं, चाहे कहीं भी, वहाँ जा सकते हैं। वो भी आपके जो यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र, उसी को फॉलो करता है। हम स्थिति बदलते हैं अगर कभी भी गूगल मैप पे, तो दिशा सूचक यंत्र बगल में बन के आ जाता है, स्क्रीन पे दिखता है। वो बताता है कि नॉर्थ इस तरफ, उसके हिसाब से बाकी दिशाओं का आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला है हेडिंग विदिशा भूखंड। अभी तो दिशाओं की बात हो रही थी, अब दिशाओं से जुड़ा ही ये भी संकलन है। विदिशा मतलब जो दिशा में नहीं है, ठीक है ना। जिसकी संगीत में कहते हैं कि जिसकी साथ में चलने में संग गति है, वो संगति है, और संगति में ही संगीत है। जिसकी गति खराब हो गई, उसका संगीत बिगड़ गया। तो दिशा, जब दिशा नहीं रही तो विदिशा हो गई। विदिशाओं के भी नाम पढ़ाए जाएंगे। हेडिंग लिख लिया, उसके नीचे लिखिए कई बार भूखंड अपने सही आकार में नहीं पाए जाते। पहले से कह देता अगर कि मान लो प्लॉट तिरछा है, मान लो दीवार टेढ़ी है, मान लो सही 90 एंगल कॉर्नर्स नहीं है, तो आपको भ्रम रहता। अभी आप कंफर्म हैं। कई बार लिख लीजिए, कई बार भूखंड अपने सही आकार में नहीं पाए जाते, उनकी सभी दिशाएं सम नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसे भूखंड को उनकी खंडित दिशाओं की वजह से विदिशा भूखंड कहते हैं। साथ ही नाप करने पर यदि किसी भूखंड की भुजाओं में से किसी एक भुजा का झुकाव दूसरी तरफ 10% से मिलता जुलता है या 10% तक है, तो ऐसे भूखंड को हम विदिशा की गणना में नहीं मानते। पर यदि कोई भूखंड विदिशा भूखंड प्रमाणित पाया जाता है, तो उसको वास्तुशास्त्र के उपायों से ठीक व काफ़ी हद तक सुधारा भी जा सकता है। विदिशा भूखंड, कई बार भूखंड अपने सही आकार में नहीं पाए जाते। यदि कोई भूखंड अपने सही आकार में, वैसे तो नियम है कि जितने भी प्लॉट के कोने हैं वो 90 डिग्री होने चाहिए और प्लॉट में 4 कोने ही होने चाहिए। अब अगर 4 से ज़्यादा कोने हैं तो वो दूसरे कोण में बदल जाएगा और फिर उसकी जो कोणों की जो अंश गति है वो 90 डिग्री 90 अंश नहीं रहेगी। कई बार भूखंड अपने सही आकार में नहीं पाए जाते, उनकी सभी दिशाएं सम नहीं पाई जाती, तो ऐसे भूखंड को उनकी खंडित दिशाओं की वजह से विदिशा भूखंड भी कहते हैं। साथ ही नाप करने पर यदि किसी भूखंड की भुजाओं में से किसी एक भुजा का झुकाव दूसरी तरफ 10% से मिलता जुलता या 10% तक है, तो ऐसे भूखंड को हम विदिशा की गणना में नहीं मानते। मान के चलिए 20 फीट का फ्रंट है और 50 फीट का गहरान है, तो आप मान के चलेंगे कि 20 फीट का फ्रंट है तो बैक जो दीवार है पीछे वाली वो भी 20 फीट की होगी और दोनों लेंथ वाइज जो दीवारें आएंगी
वो 50-50 फीट की या अधिक कम भी हो सकती हैं। तो ये 90 डिग्री का प्लॉट माना जाएगा। अब इसी में एक दीवार अंदर की तरफ, मान लीजिए आगे का 20 फीट का फ्रंट है और पीछे की जो दीवार है वो 19 फुट है, या 10% बाहर की तरफ है। 10% में 2 फीट का अंतर आएगा, 18 या 22। तो ये विदिशा में नहीं माना जाता। इस प्लॉट को ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पर दूसरा सूत्र भी लग जाता है। यदि पीछे की दिशा की जो दीवार है वो 20 की जगह 18 हो जाती है तो ये शेरमुखी भूखंड हो जाएगा। और यदि यही दीवार 22 फुट हो जाती है पीछे वाली तो ये गौमुखी हो जाएगा। है ना रोमांचित? थोड़े थोड़े से टेक्निकल पॉइंट आएंगे और पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते ही आप उनको दूसरी चीज़ों से जोड़ते जाएंगे। अभी एक फ्लैट में हम लोग वास्तु करने गए तो जब हमने उनको बताना शुरू किया तो वो रोमांचित हो गई। मैम थी, बोले ये 4 लाइनें खींच के इतना सारा कैसे बता देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कितनी गहराई से सब्जेक्ट पर बात हो रही है, कितनी गहराई से चीज़ें ली जा रही हैं, समझी जा रही हैं। अब गुरुदेव शिद्दत से पढ़ा दिए, हमने भी थोड़ा जिद करके पढ़ा, फिक्स चीज़ों को फिक्स रखा, वहाँ पर अपना लॉजिकल माइंड बंद रखा और साथ में कोशिश ऐसी की कि लालच को हावी नहीं होने दिया, सही सही बताया। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो फ्लैट उनके लिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से शुभ फलकारी नहीं है। हमने उनको बोला है कि आप इसे खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाएं और कोशिश ऐसी करिए कि इसको या तो रेंटल प्रॉपर्टी बना लीजिए या सेल आउट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब आप किसी के लाइफ में अच्छा परिवर्तन करते हैं। तो जो 10% प्लॉट की दीवार अंदर या बाहर की तरफ होती है उससे प्लॉट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पर हम उसको एलिमेंट से ठीक कर सकते हैं। ये ठीक करने की जो व्यवस्था है वो आगे के विस्तार में आपको समझ में आएगी। अब जितना भी है वो चैप्टर लेंदी होता जा रहा है, भारी हो जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। तो आज जो हमने सीखा उसमें 2 चीज़ें हमने सीखी। एक तो भौगोलिक दिशा सूचक यंत्र को यदि हम अपने साथ कैरी नहीं कर सके तो हम प्राकृतिक तरीके से किस प्रकार ये जान सकते हैं कि हम किस दिशा के सामने या हमारे सामने कौन सी दिशा है। किसी भी जगह जाने से हमें दिशा भ्रम हो जाता है, हम दिशाओं को नहीं समझ सकते। दिन का समय है तो हम सूर्य की चाल से दिन को कहीं भी खड़े होकर अपनी परछाई सूर्य के एंगल को देखते हुए दिन के समय और दिशा की स्थिति को जान सकते हैं।
हालांकि सूर्य की स्थिति हर माह थोड़ी सी अपने स्थान से परिवर्तित होती रहती है। यदि 12 महीने का रोज़ाना का सूर्य के निकलने और छिपने का चित्र संकलित किया जाए तो हम ये जान सकते हैं कि गर्मियों में और सर्दियों में और बरसात में सूर्य के निकलने की जो फिक्स जगह है, जो स्थान है, वहाँ से वो हल्का सा परिवर्तित रहता है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो जाग के सूर्य को देखते हैं और सूर्य उनको ज़मीन की धुरी से जुड़ा हुआ सा दिखता है, बॉर्डर लाइन जो दिखती है ना हम लोगों को, उससे जुड़ा हुआ सा दिखता है कि वो उसके ऊपर आ रहा है, जबकि लगभग वहाँ तक पहुँचने में सूर्य को सूर्योदय से आधे घंटे का समय लगता है। आँखों के सामने सूर्य को हम देखते हैं, उस सूर्य की स्थिति और उगते हुए सूर्य का जो टाइमिंग है उसकी स्थिति में अंश वाइज 10 से 15 डिग्री का अंतर रहता है। जो ज़ीरो पे निकलेगा सूर्य, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ज़ीरो से शुरू करते हैं, वैसे तो हम अगर कहें तो पूर्व दिशा 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री पे यदि सूर्य निकलता है और हम उसको आधे घंटे बाद देखेंगे तो वो हल्का सा तिरछा राइट साइड में झुकता सा निकलता है। तो 90, 90.1, 90.2, 90.3 ऐसे करके हल्का हल्का ऊपर जैसे जैसे बढ़ता है एक एक अंश ऊपर आगे बढ़ता जाता है। और जब हम उसे देखते हैं निकलने के पॉइंट से वो 10 डिग्री तक आगे जा चुका होता है, तब हमें दिखना शुरू होता है। तो इतना बारीक ज्ञान भी आपको वास्तु की पढ़ाई पढ़ने से प्राप्त होगा। और इतनी बारीक चीज़ कहीं भी जब आप तार्किक लोगों के बीच में फंसेंगे तब आपको जवाब देने में काम आएगी। ऐसे लोग भी इस समाज में आपको मिलेंगे जो किसी और धर्म के होंगे। अपने ही धर्म में भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो डाइवर्टेड हैं, कन्वर्टेड हैं। उनको नहीं समझ में आता कि आप क्या बता रहे हैं, या वो पूरी तरीके से ये जानते भी हैं कि हाँ ये जो बता रहा है वो वाकई सत्य है, पर अभी इसके वक्तव्य को गलत साबित करना है। और वो किसी भी स्तर तक जाके, देखिए गंदा आदमी अभी अभी जो मिट्टी खेल के खड़ा हुआ है उसका आप दोबारा से मिट्टी में धक्का दे के क्या ही बिगाड़ लेंगे, पर यदि वो आपसे प्यार से भी गले मिले तो आपके कपड़ों का सत्यानाश हो सकता है। तो जो गिरा हुआ मानसिकता का व्यक्ति है वो आपको आपके स्तर से नीचे की गति पे ले जाता है और आपका स्टैंडर्ड वहाँ पर जाकर लड़ने का नहीं है। वो आपको आपके स्तर से गिरा के और अपने कंफर्ट जोन में ला के, और वो वहाँ का प्रैक्टिकल तौर पर बहुत ही हुनरमंद एक्सपर्ट बंदा है उस स्टेज पे लड़ने का, और वो वहाँ पर आपको हरा देगा और आप चुप हो जाएंगे। मैंने शुरू में कहा था कि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, तो वो कहानी तो सब्जेक्ट से अभी मैच नहीं करती, हम फिर से लेंगे, फिर उसको उसके साथ जोड़ेंगे। पर अभी एक कहानी है कि एक बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति पढ़े लिखे शास्त्री के साथ में शास्त्रार्थ करता है, और गांव वाले ना समझ बेचारे वो बिना पढ़े लिखे पंडित को, पुरोहित
शास्त्री मानते हैं। होता ये है कि शास्त्री जी कहते हैं कि 4 वेद होते हैं, और बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो कहता है नहीं, 4 वेद होते हैं पर 4 वेदांगी भी होती हैं। अब लोगों ने सोचा कि अगर पति होता है तो पत्नियां भी होती हैं, तो ऐसे ही 4 वेद होंगे तो उनकी पत्नियां भी होंगी। अब आप सोच के देखिए कि ये कितना असहज मामला या व्यंग्यतापूर्ण बात है कि 4 वेद तो स्थायी हैं पर वेदांगियां नहीं हैं। लेकिन गांव वालों को लगता है कि पति होते हैं तो पत्नियां भी होती हैं, और अगर 4 वेद होंगे तो वेदांगी भी होनी चाहिए, और होंगी ही। और वो शास्त्रार्थ में जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था वो विजय प्राप्त करता है। तो जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, सारी, क्षमा चाहूँगा शब्द है पर इस्तेमाल करना पड़ता है, घटिया जो मानसिकता के लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं बातों बातों में फंसा के, उलझा के, नीचा दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अवश्य ही वो यह प्रयोग में लेंगे। ऐसी जगह पर आप टेक्निकल और अपने सब्जेक्ट की गूढ़ जानकारी से वहाँ पर वास्तु को और अपने ज्ञान को, अपने गुरुदेव के ज्ञान को, अपने वैदिक ज्ञान को, अपने धर्म के वास्तविक जो वेदों की, पुराणों की जो चीज़ें हैं उनको सही स्थान दिला पाएंगे, सही सम्मान दिला पाएंगे, और अपना सम्मान भी उन घटिया लोगों के सामने बचाने में समर्थ हो पाएंगे। बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई पर ये सब्जेक्ट को समझाने हेतु आवश्यक है। ठीक है, चलिए आज की पढ़ाई यहीं तक। आगे की पढ़ाई पूर्व दिशा और आगे की दिशाओं के महत्व के साथ लेके चलेंगे। एस्ट्रो वास्तु शुभम फेसबुक पेज पे आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं, वहाँ से जितने लोग लोकल की विज़िट अपने घरों में करा रहे हैं, वहाँ से जितने भी लोग दूसरों को इस पेज से जोड़ रहे हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप वास्तु की पढ़ाई को निःशुल्क रूप से सीख पा रहे हैं। दूसरे के जीवन में भला लाएं, भला करें, उसके जीवन में बदलाव आएगा, आपका जीवन भी बदल जाएगा। दूसरे को इत्र लगाने से अपने हाथ भी महकते हैं। ठीक है, मैं फिर से कह दूं कि लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज़, ये सब कुछ बाई प्रोडक्ट है। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मैं पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे।